The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। देश में तेल की कीमतें 100 के पार जा रही हैं। काफी दिनों से आपके कान में ये खबर आ रही होगी और ये खबर भी कि सरकार कह रही है कि ये सुअवसर है कि हम डीजल और पेट्रोल से आगे का कुछ सोचें। प्रधानमंत्री पहले की सरकारों में कमियां निकाल रहे हैं, दूसरे मंत्री ईंधन के मामले में देश को नई दिशा दिखा रहे हैं। इसके अलावा बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब एक्टर क्यों नहीं बोल रहे, बोलेंगे नहीं तो शूट नहीं करने देंगे। और इन सब के चलते भुगतना पड़ रहा है देश की जनता को। तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो देश के हर आदमी पर बोझ पड़ता है। अगर आप अपने वाहन में तेल भरवाते हैं तब भी और नहीं भरवाते हैं तब भी अप्रत्यक्ष रूप से। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने का असली खेल क्या है? कीमतें बढ़ाने में केंद्र या राज्यों में से किसकी ज्यादा बेशर्मी है, किसकी ज्यादा मजबूरी है, इन सब पर आज विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा उन्नाव में दलित बहनों की हत्या किसने की, इस पर चर्चा होगी और आईपीएल की बोली में किस खिलाड़ी को कितने करोड़ मिले ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का ये वीडियो। क्या समझ में आ रहा है आपको वीडियो देखकर? किसी उत्सव या जश्न का मौका लग रहा है, कुछ लोग डांस करते दिख रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ गाने बज रहे हैं। अब कॉपीराइट का मसला है इसलिए हम आपको गाने नहीं सुनवा सकते। ये जान लीजिए कि सपना चौधरी के गाने बज रहे हैं। इस वीडियो में क्या आपको कुछ गुनाह जैसा लग रहा है? बिहार की सरकार को लग रहा है, शिक्षा महकमे को लग रहा है। बिहार के राजभवन को वीडियो इतना चुभा कि दर्जन भर लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई। वीडियो बिहार के छपरा जिले के राजेंद्र प्रसाद कॉलेज का है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इस कॉलेज का नाम। 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जब ये कार्यक्रम पूरे हो गए, सबको सम्मानित कर दिया गया, तो उसके बाद आखिरी में छात्रों के कहने पर कुछ अध्यापक जो आयोजन से जुड़े थे वो मंच पर आकर छात्रों के जश्न का हिस्सा बन गए। ये सब 3-4 मिनट चला होगा और तभी का ये वीडियो है। वीडियो जिसमें छात्र और शिक्षक एक सफल आयोजन में छात्रों की शैली में जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का वीडियो, इस अंश को रिकॉर्ड किया गया मोबाइल से, फिर वायरल किया गया और फिर बिहार के राजभवन तक पहुंचा दिया गया। इसके बाद राज्यपाल ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति को यह जिम्मा दिया गया कि घटना में दोषी पदाधिकारियों और कर्मियों की पहचान कर रिपोर्ट भेजी जाए। इस कमेटी के बारे में राजभवन की प्रेस रिलीज देखिए। लिखा है, उक्त घटना से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। एक और बात गौर करने लायक है, लिखा है कि सपना चौधरी के गाने पर नाचने गाने की घटना, यानी जांच इस बात पर कि क्या कार्यक्रम में सपना चौधरी के गाने पर नाचने की घटना हुई और हुई तो ये कितनी गलत है शैक्षणिक परिसर के लिए। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पिछले हफ्ते 12 फैकल्टी मेंबर्स और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। तनख्वाह वगैरह में कटौती भी हुई है और उनसे जवाब मांगा गया है। ये तो कार्रवाई की बात हो गई। हमारे देश की बात क्या है? हम अपने मंदिरों में नृत्य की मुद्राएं देखते हैं क्योंकि हमारे पुरखे जानते थे कि ये मनुष्य के उल्लास की अभिव्यक्ति का सबसे सबल तरीका है। हम नटराज की उपासना करने वाले देश के हैं। हमारे देश में अलग अलग शैली के नृत्य रहे हैं जिन पर हम गर्व करते हैं। अगर एक कॉलेज में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंत में छात्र और शिक्षकों ने नृत्य कर भी लिया तो प्रतिष्ठा कैसे धूमिल होती है? प्रतिष्ठा धूमिल होती है जब कॉलेजेस में पढ़ाई ठीक से नहीं होती। प्रतिष्ठा धूमिल होती है जब कॉलेजेस में नौकरी के नाम पर अपनों को बंदरबांट किया जाता है। प्रतिष्ठा धूमिल होती है जब परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है। प्रतिष्ठा धूमिल होती है जब 3 बरस में छात्रों को, छात्राओं को डिग्री नहीं दी जाती।
तो फिर उस प्रतिष्ठा की चिंता क्यों ना की जाए। वैसे आपको एक बात और बता देता हूं, कई लोग कह रहे हैं कि मामला यह है कि आयोग से चयनित होकर कई नए असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर आए हैं, जिनका पढ़ाई पर ध्यान रहता है, लेकिन जो पहले से एक स्थापित सिस्टम था छात्रों को, रिजल्ट को मैनेज करने का, उस सिस्टम को इस नई आमद से दिक्कत हुई है और इसलिए इसको आगे प्रचारित कर दिया गया और विद्यालय के मान का और विमर्श का हिस्सा बना दिया गया। जांच है, चल रही है, हमने भी अपने स्तर पर जांच की तो सोचा आपको बता दें। यह था दिन का वीडियो। आप विचार ज़रूर करिएगा इस वीडियो पर कि हम जहां पर ये कहते हैं कि मैत्री भाव रहे, वहां पर इतनी चीज़ों के ओट में कैसे हम मान लेते हैं कि शैक्षणिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। और यदि हो रही है तो क्यों ना एक सर्कुलर जारी हो कि आज के बाद शिक्षा के किसी भी मंदिर में किसी भी किस्म के फिल्म के, किसी भी किस्म के नृत्य पर पाबंदी रहेगी। पाबंदियां पसंद हैं हमें, हालांकि हमारे पुरखों को पसंद नहीं थी और इन्हीं पाबंदियों को तोड़ने के लिए उन्होंने आज़ादी की, समता मूलक समाज की, एक खुशनुमा समाज की कल्पना की थी। अब दिन की सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी यूपी के उन्नाव से है। उन्नाव में दलित बहनों की मौत पर सस्पेंस बरकरार है। उन्नाव के बबुरहा गांव में बुधवार शाम को 3 दलित बहनें कथित रूप से खेत में दुपट्टे से बंधी मिली। परिवार वाले इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां 2 को मृत घोषित किया गया और तीसरी लड़की कानपुर के अस्पताल में भर्ती है, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तीनों चचेरी बहनें थीं, एक की उम्र 13 साल, दूसरे की 16 और तीसरे की 17 साल बताई जा रही है। परिवार के मुताबिक तीनों बुधवार दोपहर करीब 3 बजे खेत में घास लेने गई थी। शाम 6 बजे तक नहीं लौटी तो तलाश शुरू हुई। खेत में किस हालत में मिली, इस पर परिवार की तरफ से 2 तरह की बातें आ रही हैं। पीड़िता की मां कह रही है कि उनके मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन कपड़े ठीक थे, दुपट्टा भी ठीक था। आप वहाँ पे गई थी, लड़की आपकी किस स्थिति में थी? तो हम परी रहे। तो कैसे, मतलब कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे? हाथ पैर ना बंधे रहे, ऐसे परे रहे इससे। तो आपको किसी पे आशंका है? हमको कोई शंका नहीं है, हम किसी के कही दे साहब, बताओ हमका, हम जब देखा नहीं ना किसके कही दे। जहर खाने की सूचना है कि जहर खाया है? अब हम जहर पहर का जाने का खाए नहीं का नहीं का, जब हमारे रहे हो तो कहीं तो खाए नहीं है, अब हम का जाने का खाए नहीं है। लड़कियों के पिता और भाई कह रहे हैं कि दुपट्टे से गला बंधा हुआ था। हमको दिखा का, पर हमने जो ढूंढते जब एक बेटी जिंदा है, भतीजी हमारी, उसकी कहरी एक बार, तो फिर हम खेत में जाके आवाज तो फिर ढूंढा हमको, तो अपनी औरत का, अपनी भाभी का निगाह की देखो ये बिटिया यहाँ पड़ी है, तभी देखो देखो समारोह कहाँ है। बस किस हालत में थी दोनों बेटियां जो थी, 3 लोग? वो बेसुध थी, क्या हालत थी उनकी? नहीं, कपड़ा लिपटा हुआ था, गर्दन में बता रहे हैं, हाथ बंधा हुआ था। सर बार तो बता रहे हैं ऐसे बंद रहा है, अब का सोच नहीं बताए साहब। नहीं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं आपका कि क्योंकि आपने सबसे पहले देखा तो हाथ बंधे हुए थे, गर्दन बंधी हुई थी। हाथ गर्दन नहीं, ऐसे गर्दन बताया, हाथ ऐसे रहा है, ऐसे एक गिट्ठी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे बंधे। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरन मारा है? हाँ, बस इतना हमने, और क्या है। तो असल में हुआ क्या, इस पर अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। 2 मृतक बहनों की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में दोनों के शरीर में जहरीले पदार्थ की मौजूदगी मिली है। मौत की वजह भी जहर मानी गई है। हालांकि ये जहरीला पदार्थ किस तरह का था, इसकी जानकारी नहीं आई है। सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजा गया है। इस मामले पर पुलिस का पक्ष भी सुन लीजिए। परिवार वालों ने जो भी तहरीर हमको लिख के दी है, अज्ञात के खिलाफ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पाए गए और मुंह से फेना निकल रहा था और उनको हम फिर अस्पताल ले गए। उन्होंने जो भी बोला है उसके आधार पे हमने तहरीर दर्ज कर लिया, FIR दर्ज किया। कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी हो, अगर कुछ सूचना हो? प्राइमा फेसी जो सिम्टम्स हैं वो पॉइजनिंग के सिम्टम्स पाए गए हैं। शरीर पर कोई जाहिरा या गुम चोट नहीं है, कोई किसी तरह के असॉल्ट के साइन नहीं है, किसी तरह के शरीर पर किसी भी तरह के कोई साइन नहीं है, कोई लागेचर मार्क नहीं पाया गया है और विसरा प्रिजर्व किया गया है, जो अमूमन पॉइजनिंग के केस में किया जाता है। फोरेंसिक जांच से ही आगे स्पष्ट हो पाएगा। गांव में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। पुलिस मौत की वजह जांच रही है। इस मामले में रेप का कोई एंगल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन घटना पर राजनीति खूब सामने आ रही है। कांग्रेस ने अस्पताल में भर्ती लड़की का इलाज दिल्ली नहीं कराने को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए। देश में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, यौन उत्पीड़न की दृष्टि से स्थिति क्या है, इसको लेकर लगातार आंकड़े आते रहते हैं। कुछ राज्यों के कुछ मामले ज़्यादा चर्चा में आते हैं, कुछ राज्यों में कम। लेकिन आखिरी में बात यही आती है कि कहां से कील कांटे दुरुस्त किए जाएं।
शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए, खूब सारी काउंसलिंग हो, लैंगिक बराबरी को लोगों के दिमाग में भरा जाए, ये बताया जाए कि आदमी और औरत बराबर हैं और कंसेंट यानी कि इच्छा और सहमति ज़रूरी चीज़ है। अगर ये सब चीज़ें दिमाग में आएंगी और जातीय श्रेष्ठता से भी हम मुक्त हो जाएंगे तो एक बेहतर और बराबरी वाले समाज की तरफ बढ़ेंगे। अभी इस घटना पर ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जांच चल रही है, निष्कर्ष का इंतजार करना होगा। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की तरफ। वहां पर चुनाव प्रचार के साथ साथ पथराव, गोलियों और बम का सिलसिला बराबर चल रहा है। बुधवार रात को मुर्शिदाबाद में निमिट्टा रेलवे स्टेशन पर बम धमाका हुआ। धमाका उस वक्त हुआ जब ममता सरकार में श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे। धमाके में वो बुरी तरह जख्मी हो गए। इसके अलावा 22 और लोग इस बम धमाके में जख्मी हुए। हमले की जांच पश्चिम बंगाल की सीआईडी कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक काले बैग में विस्फोटक भरकर रखे गए थे। लोगों ने बैग को हटाने की कोशिश की और तभी धमाका हो गया। मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि साजिश के तहत हमला हुआ है। यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन रेल मंत्रालय के अधीन आता है और हमले का राज्य की कानून व्यवस्था से मतलब नहीं है। ইনসাইড দ্য রেলওয়ে স্টেশন ইটস এ রেল প্রপার্টি। এটা ল এন্ড অর্ডার মানে স্টেটের এটা নয়। স্টেটের ল পুলিশকে ডাকলে তবে স্টেট এফআইআর করতে পারে, জিআরপিএফ এফআইআর করতে পারে, বাট ইটস এ রেলওয়ে প্রপার্টি। আমি জানি না রেলওয়ে এত বড় ঘটনার পরে কি করে এটাকে ক্যাজুয়ালি নিচ্ছে। ইটস এ ভেরি বিগ কনস্পিরেसी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज दक्षिण 24 परगना में चुनाव रैलियों और रोड शो को आयोजित किया। रैली में अमित शाह ने कहा कि गंगा सागर की दुर्दशा के लिए ममता जिम्मेदार हैं। बंगाल में नमामि गंगा प्रोजेक्ट को रोका गया है। तीसरी सुर्खी किसान आंदोलन से। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से देश भर में रेल रोको कार्यक्रम रखा गया। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसानों की रेल की पटरी पर धरने की तस्वीरें आई। आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, किसी बड़ी हिंसा की खबर नहीं है। 6 फरवरी के चक्का जाम के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का यह अगला बड़ा कार्यक्रम था। आखिरी सुर्खी आईपीएल से। आईपीएल 2021 का ऑक्शन चेन्नई में चल रहा है। इसकी कुछ बड़ी बातें जान लीजिए। सबसे महंगे बिके क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। इस तरह से मॉरिस अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ग्लेन मैक्सवेल के लिए 14.25 करोड़ रुपए चुकाए। भारतीय टीम के लिए अभी तक डेब्यू न कर पाए कृष्णप्पा गौतम को चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपए देकर खरीदा। बाकी जानकारियां आपको ललन टॉप के स्पोर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगी। ये आज की सुर्खियां थी। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा खपने वाले पेट्रोलियम उत्पाद। आपने बचपन में पर्यावरण पर निबंध लिखते हुए कहीं ना कहीं लिखा होगा पेट्रोलियम के भंडार सीमित हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे और खत्म होने से पहले महंगे हो जाएंगे। लेकिन ये महंगाई इतनी जल्दी आपको शिकार बना लेगी, ये आपने निबंध लिखते हुए शायद नहीं सोचा होगा। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है। ये इतनी जल्दी हो जाएगा, इसकी कल्पना आपने तो क्या तेल कंपनियों ने भी शायद नहीं की थी। इसलिए वो खबर आई कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल है लेकिन मशीन में 3 आंकड़ों वाले दाम की सेटिंग नहीं है। ये नोटबंदी जैसा था, नया नोट था लेकिन एटीएम उसके लिए तैयार नहीं थे। इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार जहां से भारत पेट्रोल खरीदता है, या फिर भारत का टैक्स ढांचा जिसमें सरकार का खजाना भरने की जिम्मेदारी पेट्रोल और डीजल पर डाल दी गई है? क्या इस महंगाई से निजात का कोई तरीका है? और उन सुझावों का क्या जिनमें कहा जा रहा है कि अब पेट्रोल छोड़ो, इलेक्ट्रिक का जमाना है? आइए एक एक करके समझते हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह ये सब बनते हैं पेट्रोलियम से। इसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, सादी भाषा में कच्चा तेल। हजारों लाखों बरस पहले जो जंगल और जीव जंतु धरती में दफन हो गए, उन पर गर्मी और दबाव के असर से बना एक काला गाढ़े रंग का तेल जमीन में ये काफी गहराई में मिलता है। मजे की बात यह है कि तेल आसानी से आग नहीं पकड़ता, लेकिन अगर इसे साफ करके इसमें अलग अलग पदार्थ मिसालन पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह निकाले जाएं तो उनसे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। ये ज्वलनशील होते हैं, इनसे किसी इंजन को चलाया जा सकता है। अब ये इंजन आप अपनी गाड़ी में लगाएंगे, उसमें एक डायनेमो लगाकर बिजली बनाएंगे या फिर उस पर बैठकर आसमान में उड़ें, आपकी मर्जी। दुनिया का इंजन फिलहाल पेट्रोलियम से ही चलता है। ये आज भी दुनिया के किसी भी कोने में धरती के अंदर बन रहा होगा, लेकिन उसे परिपक्व होने में लगेंगे हजारों लाखों बरस। इसका मतलब ये कि नया बनने का इंतजार नहीं किया जा सकता, उसी से काम चलाना है जो पहले से बन गया है। और इसीलिए पेट्रोलियम के भंडारों को सीमित होने की बात बार बार दोहराई जाती है। आप जानते हैं कि पेट्रोलियम दुनिया में बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा स्रोत है ओपेक देश, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
तेल उत्पादक देशों का ये समूह है। इसमें कौन कौन है? सऊदी अरब, नाइजीरिया, कुवैत, इराक, ईरान और कतर जैसे 13 देश। इसके अलावा रूस, अमेरिका और कनाडा जैसे कुछ देशों में भी तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, लेकिन ओपेक के आगे वो भंडार बौने हैं। इसलिए तेल के दामों में ओपेक की दादागिरी सी चलती है, और ये दादागिरी चलती है पूरी दुनिया पर। ध्यान रखिए, पेट्रोलियम या कच्चा तेल एक ग्लोबल ट्रेडेड कमोडिटी है, यानी आप कहीं से खरीदें और कहीं बेचें, कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। क्वालिटी के हिसाब से कीमतों के कुछ मानक तय हैं। मिसाल के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या ब्रेंट या फिर ओपेक बास्केट प्राइस, ये सारे कच्चे तेल के मानक हैं और बनेगा सभी से पेट्रोल या डीजल। फर्क होगा कि फलाना मानक आपको ज्यादा पेट्रोल देगा तो ढिकाना मानक आपको डीजल ज्यादा देगा। अगर आप एक देश हैं तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल बनाने वाले कारखाने यानी कि रिफाइनरी किस क्षमता के हैं और ज्यादातर किस उत्पाद की खपत है। इस हिसाब से आप वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या ब्रेंट या किसी और गुणवत्ता का कच्चा तेल खरीदेंगे, यानी इंपोर्ट करेंगे। याद करिए, हमने अभी दादागिरी का जिक्र किया था। ये दो तरह से होती है। एक तो प्रत्यक्ष कि हम आपको तेल देंगे ही नहीं या फलानी कीमत पर ही देंगे, एक चोट इस तरह से लगती है। और दूसरी दादागिरी करता है मार्केट। तेल की खोज और उसकी ढुलाई दोनों में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके अपने जोखिम है। मार्केट में मंदी आ जाए या फिर युद्ध हो जाए, दोनों सूरतों में तेल की कीमत ऊपर नीचे होगी। आपने सुना होगा कि एक बैरल कच्चे तेल की कीमत इतनी बढ़ गई या इतनी कम हो गई। ये उतार चढ़ाव इन्हीं वजहों से आते हैं। आप पूछ सकते हैं बैरल मतलब क्या? तो बैरल मतलब 159 लीटर। इस तरह की अनिश्चितता कि कीमतें बहुत ऊपर नीचे हों, इससे बचने के लिए तेल में वायदा कारोबार भी चलता है कि आप मुझे एक तय दाम पर 4 महीने बाद तेल देंगे। हो सकता है कि 4 महीने बाद तेल की कीमत बढ़ जाए, तब भी आपको पुराने दाम पर ही तेल मिलेगा, बल्ले बल्ले यानी कि। लेकिन दाम नीचे आ गया तो आपको नाहक ज्यादा कीमत पर तेल लेना होगा, क्योंकि आप सौदा पहले ही कर चुके हैं। वायदा कारोबार तेल की कीमत के संदर्भ में एक तरह का सट्टा समझ लीजिए। यह अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात है। अब आते हैं अपने देश पर, भारत में। भारत में तेल कारोबार में 3 मुख्य सरकारी कंपनियां हैं। पहली है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दूसरी है आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और तीसरी एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा रिलायंस और एसआर जैसी निजी कंपनियां भी मार्केट में हैं, लेकिन कारोबार का बड़ा हिस्सा अभी भी इन 3 सरकारी कंपनियों के पास है। ये कंपनियां पेट्रोलियम खरीदती हैं, रिफाइनरी में पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, घरेलू गैस वगैरह बनाते हैं और फिर बाजार में बेचते हैं। जिस डीलर को तेल मिलता है वो अपना कमीशन लेता है और सरकार अपना टैक्स लेती है। भारत में पेट्रोलियम उत्पाद अभी जीएसटी का हिस्सा नहीं है, इसलिए इन पर एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट जैसे पुराने कर भी लगते हैं, जो राज्य सरकारें लगाती हैं। कई बार सरकार अपनी तरफ से कोई सेस भी लगा देती है। अब तेल की कीमत में क्या क्या जुड़ता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, फिर उसे रिफाइन करने की यानी कि साफ करने की लागत, फिर केंद्र द्वारा जो टैक्स लगाए गए हैं वो, फिर राज्य द्वारा लगाए गए टैक्स और फिर डीलर का कमीशन, जहां पर आप जाकर पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं। अलग अलग राज्यों में टैक्स की अलग अलग दर है। इसी तरह से रिफाइनरी से पंप की दूरी भी अलग होती है, इसलिए हर राज्य में तेल की कीमत अलग होती है। और यह भी देखने को मिलता है कि एक ही राज्य के अलग अलग जिलों में भी तेल की कीमत कई दफा अलग हो जाती है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, कीमत। इसे लेकर हम आपको कितनी ही पार्टियों के कितने ही नेताओं के बयान सुना सकते हैं, जिसमें आपको एक पैटर्न मिलेगा। जब विपक्ष में हैं तब पेट्रोल की कीमत पर हाहाकार मचाओ, केंद्र को कोसो। जब सरकार में हो तब कहो कि देश के विकास के लिए टैक्स तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता इस बात पर तो नरेंद्र मोदी के तब के बयान सुनिए जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में इस बयान के वक्त मोदी विपक्ष में थे। अब आज के विपक्ष पर चलते हैं। राहुल गांधी देखिए सरकार को किस तरह कोस रहे हैं। दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरते जा रहे हैं। पहले $140 प्रति बैरल हुआ करते थे, आज इंटरनेशनल मार्केट में $70 प्रति बैरल है। हिंदुस्तान की सरकार के पास लाखों करोड़ रुपए आया है। आप देश को भी नहीं बताते कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी
जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। ये भूमिका कांग्रेस लेंगी। आज राहुल विपक्ष में हैं, लेकिन क्या राहुल कभी यूपीए 1 या 2 के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर इस तरह नाराज या मुखर हुए? ये बात सोचने वाली नहीं है। आपको एक गूगल सर्च से पता चल जाएगा। यही बात पेट्रोल पर बोल रहे हर नेता पर लागू होती है। दूसरे ने बढ़ाया तो कोसिए, अपनी पार्टी ने बढ़ाया तो यहां वहां की बातें करिए, और एक्सपर्ट हुए तो गोल पोस्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम नेताओं को उनके हाल पर छोड़कर सिस्टम की बात करते हैं। तेल की कीमतों का एक हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव से जुड़ा है, लेकिन क्या यही पूरा सच है? भारत जैसे आयात पर निर्भर देश के लिए इससे किस तरह की चुनौती पैदा होती है, हमने समझा ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा से। कोरोना काल में एकदम से तेल के रेट्स क्रैश करते हैं, फिर उसके बाद जब मार्केट खुलता है तब फिर वो स्पाइक करते हैं। क्या नियर फ्यूचर में किसी तरह की स्टेबिलिटी है मार्केट में, कि एक जनरल जिसको कह लीजिए आप 10 या $12 या 5-10 जो भी उसके आप फ्रेम बना लीजिए, उसके बीच में वो शफल करता रहे, जो 1.5 गुना हमने देखा है सितंबर से फरवरी के बीच में, उस तरह की सरप्राइजेस ना मिले? नहीं, देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि ऑयल इज ए पॉलिटिकल कमोडिटी। जैसे राजनीति में आप 5000 साल का इतिहास उठा लीजिए, सरप्राइजेस तो मिलते हैं। तो जब तक तेल है ना, तेल जो वो ये कमोडिटी ऐसी है कि सरप्राइजेस तेल आपको देगा, और हमेशा दिया। पिछले दुनिया का जो सिविलाइजेशन है, आज का जो सभ्यता है, उसको ऑयल सिविलाइजेशन बोलते हैं। जब से तेल आया, कंबस्टन इंजन का आविष्कार हुआ, सब कुछ उसी पे चलता है। और अगर आप कीमत उठा करके देखें तो कभी कीमत बहुत ऊपर, एक समय वही आया अभी पिछले 4-5-6 महीने पहले, जब तेल लगभग 0 से भी नीचे चला गया था। तो इसलिए जो है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप आज से 10 साल और 20 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, या 2 साल का भी लेके चल रहे हैं, तो तेल की जो कीमतें हैं वो उत्तर की दिशा में जाने वाली हैं। हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम वैकल्पिक ऊर्जा पे जरूर निवेश करें, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वैकल्पिक ऊर्जा पूरा 100% विकल्प नहीं होगा। वैकल्पिक ऊर्जा ये, लेकिन अन्य कम से कम 20 साल तक तेल बढ़ता बढ़ने वाली है, प्राकृतिक गैस पे बढ़ने वाली है, कुछ हद तक कोयले पे भी रहने वाली है। अगर आप 10% या 8% विकास चाहते हैं, गरीबी को खत्म करना चाहते हैं और बेरोजगारी को हटाना चाहते हैं, आपके पास बहुत विकल्प है नहीं। और दूसरा हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जब तक के इस बात को लेके पूरा एक रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म विजन लेके नहीं चलेंगे, नहीं होगा। और इसके साथ तेल उद्योग का भारत में आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, टैक्सेस का राशनलाइजेशन करना पड़ेगा। टैक्सेस पे निर्भरता, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारों पे, हद से ज्यादा है। इतनी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो है, जैसे आप आयात पर निर्भरता घटाना चाहते हैं, बहुत अच्छा इरादा, कितनी सफलता मिलेगी इसमें प्रश्न चिन्ह लगते हैं। लेकिन टैक्सेस राशनलाइजेशन, टैक्सेस इस हिसाब से कि और जगह से टैक्सेस लें जिससे आपकी निर्भरता पेट्रोल और डीजल पे कम की जा सके, तो ये तो एक ऐसी चीज है, इसका हम 5 साल का प्लान लेके आए तो कुछ सफलता मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा ओवरनाइट कर सकते हैं आप, लेकिन आपको एक 6-7 साल का रोड मैप लेके आना पड़ेगा। चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, दोनों जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं। करनी चाहिए टैक्सेस के लिए, और वैकल्पिक ऊर्जा पर निवेश करना चाहिए, और साथ साथ जो हमारा पूरा ऑयल सेक्टर भारत का है उसका आधुनिकीकरण करना चाहिए। आज हमारा जो पूरा ऑयल सेक्टर है वो समय से कम 15 साल पीछे है, और देशों के मुकाबले, विकसित देशों के मुकाबले। उसका आधुनिकीकरण, तो टैक्सेस का राशनलाइजेशन, ऑयल सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन, ये 2 मंत्र हैं जिसको लेके आगे चलेंगे। जो आज हम तकलीफ देख रहे हैं, ये तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी, पूरी तरह नहीं जाएगी लेकिन थोड़ी कम जरूर हो जाएगी। हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या भारत जिस तरह से तेल का आयात करता है उस तरीके में कोई ट्वीक्स हम कर सकते हैं कि हमारी स्थिति अब से थोड़ी बेहतर हो जाए, हम थोड़ा मजबूत डील्स हिट कर सकें, और बिल्कुल बाहर से खरीदें लेकिन वो हमें इतना महंगा ना पड़े। क्या इस तरह का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? नहीं, देखिए, जो तेल जो है वो तेल के बारे में 2 बातें स्पष्ट हैं। एक तो वो इंटरनेशनल कमोडिटी है, अर्थात जो उसका रेट होता है, चाहे आप विकसित देश हो, गरीब देश हो, बहुत गरीब देश हो, बहुत अमीर देश हो, कीमत एक ही है, कीमत में कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, और दूसरी बात ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑयल इज ए
पॉलिटिकल कमोडिटी। तेल जो है वो एक राजनीतिक कमोडिटी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपके संबंध उन देशों से बड़े अच्छे हैं जहां तेल का उत्पादन होता है, हो सकता है वो आपको $1 प्रति बैरल सस्ता दे देंगे, या आपको क्रेडिट जो है वो 90 दिन की जगह 120 दिन का दे देंगे, लेकिन इससे ज्यादा कोई रियायत कोई बरतेगा नहीं। जो बड़े तेल उत्पादक देश है, खासतौर से रूस और सऊदी अरब, इनकी तो सारी निर्भरता ही तेल पे, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। तो दोस्ती तो करेंगे लेकिन इससे आगे नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सस्ता दे देंगे, लेकिन वो सस्ता जो है बहुत ज्यादा सस्ता नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि पिछले दिनों जो बड़े बड़े तेल के उत्पादक देश है, जिसमें सऊदी अरब है, कुवैत है, इराक है, ईरान है और रूस है, इन सबको अब भारत की जरूरत ज्यादा हो गई है, क्योंकि आने वाले 20 साल के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा तेल का बाजार जो है, ये तो अभी 5 साल में शुरू हो जाएगा, वो चीन नहीं होगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा तेल का बाजार चीन है। अब धीरे धीरे दुनिया चीन को की जगह भारत उभर रहा है। आज आने वाले बहुत जल्दी कुछ 2-1 सालों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा तेल का बाजार भारत होगा, और इनकी अर्थव्यवस्था में तेल की बड़ी भूमिका है। लेकिन इनके लिए तेल भारत की जरूरत ज्यादा होगी, क्योंकि इनको भारत की बात भी सुननी पड़ेगी, और क्योंकि इनको अपनी ऑयल इंडस्ट्री को चलाने के लिए भारत की जरूरत होगी। अर्थात दूसरे शब्दों में, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, सऊदी अरब पड़ोस में है, इराक पड़ोस में है, ओमान पड़ोस में है, आबू धाबी पड़ोस में है, ये सारे देशों को आज भारत की जरूरत होगी, और इनकी निर्भरता भारत पर बढ़ रही है। अर्थात भारत उसका प्रयोग राजनीति के लिए भी कर सकता है, और साथ साथ अच्छे दाम वो दे इसके लिए भी कर सकता है, और भारतीय कंपनियां वहां जाकर के तेल के भंडारों में निवेश करें, और जाकर के जिससे हम सस्ता तेल यहाँ ला सकें। हमारे पास अपने तेल के भंडार नहीं है, लेकिन भारतीय कंपनी काफी प्रयास हुआ है, सफलता भी मिली है, लेकिन और भारतीय कंपनियों को जाकर के पूरी दुनिया में तेल के भंडार खरीदने होंगे, और उन भंडारों से वो तेल को भारत में लेके आना पड़ेगा। महंगे तेल से भारत को बचने के लिए इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अब आपको एक उदाहरण से पूरा मंजर समझाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में 18 फरवरी को पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर है। इस आंकड़े को याद रखिएगा। अब आगे की बात। आज के दिन हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रोशन किशोर की रिपोर्ट बताती है कि भारत अक्टूबर 2020 में $40.7 प्रति बैरल के भाव पर कच्चा तेल खरीद रहा था। ये दाम आपको रुपए में नहीं बताया, क्योंकि तेल बाजार डॉलर में ही काम करता है। ऐसा इसलिए कि डॉलर का मूल्य बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता। रुपए में अनुवाद से बात गड़बड़ा जाएगी, लेकिन आपको बात डॉलर के मूल्य से भी समझ आ जाएगी। 16 फरवरी 2021 को भारत ने कच्चा तेल $62.64 प्रति बैरल के भाव पर खरीदा, यानी हम 40 से 62 पर आ गए। 54% का इजाफा हुआ। लेकिन रोशन की रिपोर्ट आपको यह भी बताती है कि हमने पेट्रोल आज से सस्ता तब भी खरीदा है जब कच्चे तेल की कीमत $62 से ऊपर थी। और यही जरूरी हो जाता है कि भारत के टैक्स ढांचे को समझा जाए, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे बड़ा इजाफा करता है। दिल्ली में बिक रहे पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है ₹32.90 प्रति लीटर। दिल्ली राज्य लगा रहा है वैल्यू एडेड टैक्स ₹20.61 प्रति लीटर, जबकि पेट्रोल का असली मूल्य, ढुलाई की लागत और डीलर कमीशन मिलाकर पेट्रोल की कीमत सिर्फ ₹35.78 प्रति लीटर बैठ रही है। डीलर कमीशन आमतौर पर 3 से 4 रुपए के बीच होता है। फिर से सुन लीजिए, ₹35.78 लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य मिलकर दिल्ली में ही ₹53.51 टैक्स ले रहे हैं। इस टैक्स से केंद्र कितना कमा रहा है, इसका अंदाजा भी जान लीजिए। विनीत सचदेव की हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि केंद्र को एक्साइज ड्यूटी से ढेर सारी उम्मीदें हैं। सरकार को लगता है कि वो 2020-21 के बजट में लगाए गए अपने अनुमान से ज्यादा एक्साइज वसूल पाएगा। इतना ही नहीं, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ही वो मद है जिसमें सरकार को लगता है कि 2020-21 से ज्यादा कमाई 2021-22 में होगी। दर्शक जानते हैं, 2017 में कई उत्पादों पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को जीएसटी में समाहित कर लिया गया था, और तब से सेंट्रल एक्साइज का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पाद से ही आता है। कोरोना काल में जब तेल की कीमतें लगातार गिर रही थी, तो केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर सरकारी खजाने में पैसा जुटाया। यही काम राज्यों ने वैट बढ़ाकर किया। इसे एक समझदार कदम बताया गया कि उपभोक्ताओं पर भार दिए बिना सरकार के पास पैसा जा रहा था, जिससे कोरोना महामारी के आर्थिक असर से लड़ने में मदद मिलती। लेकिन जब कोरोना काल बीता, तब एक्साइज ड्यूटी या वैट को कम नहीं किया गया। 10 फरवरी को मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया कि पेट्रोलियम एक्साइज ड्यूटी पर कोई कटौती नहीं होगी। 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पेट्रोलियम पर एक्साइज घटाने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। एक्साइज का एक हिस्सा लेकर केंद्रीय सेस का नाम भी दिया गया, जिसका नाम था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। पेट्रोल पर यह ₹2.5 प्रति लीटर है और डीजल पर 40 पैसे प्रति लीटर। इससे कीमतें जहां थीं वहीं बनी रही।
सरकारें एक्साइज या वैट नहीं घटाना चाहती क्योंकि वो अपना घाटा कम करना चाहती हैं। वित्तीय घाटा, भारत सरकार वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3% के आसपास रखना चाहती है, लेकिन ये लक्ष्य वो छू नहीं पा रही और यही हाल राज्यों का भी है। ये दोनों सरकारें कोई नया कर लगाकर भी अपना नुकसान नहीं करना चाहती, लेकिन इसके नतीजे में होता यह है कि पेट्रोल अपने साथ साथ सब्जी से लेकर समोसे तक सबकी कीमतें ऊपर ले जाता है। महंगाई बढ़ती है तो सरकारें महंगाई और वित्तीय घाटे में से किसे और क्यों चुने, और पेट्रोलियम से सरकारी खजाना भरने का ये मॉडल कितना टिकाऊ है, ये सवाल हमारे मन में है। आपको भी ये मन में आता होगा सवाल। हमने समझा विशेषज्ञों से। सर, हम ये जानते हैं कि सरकारें वित्तीय घाटा कम रखना चाहती हैं, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, और इसीलिए वो पेट्रोल पर एक्साइज या वैट कम नहीं करना चाह रही है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इस नतीजे में महंगाई भी बढ़ जाती है जब ईंधन का मूल्य ऊपर जाता है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करते हैं सरकार? इनमें से कैसे किसी एक को चुनती है, क्योंकि जवाब तो उन्हें दोनों ही मामलों में देना पड़ता है। नहीं, देखिए, जवाब दोनों मामले में देना पड़ता है, लेकिन एक ही अंतर होता है कि जब जहां पे आपको चूज करना है कि किसके ऊपर भार डाला जाए, आप अगर वो आम जनता के ऊपर भार डाल सकते हैं तो जनरली वो प्रेफर किया जाता है, सिंपल रीजन के लिए कि आपकी सरकार फंडिंग के लिए, तमाम चीजों के लिए बड़े पूंजीपतियों पे डिपेंडेंट है। तो आप उधर टैक्स ना करके आप इस टैक्स को ट्रांसफर इधर कर दीजिए। मान लीजिए रेवेन्यू आपको सेम ही जनरेट करना है, आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक है आप इस तरीके के टैक्स सेस लगा के कर सकते हैं, दूसरा है आप इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, बहुत तरीके के टैक्सेस हैं जो लगाए जा सकते हैं सेम रेवेन्यू जनरेशन के लिए। लेकिन सरकारें जो है लगातार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ जा रहे हैं, पिछले काफी समय से हो जा रहे हैं, जो सीधे तौर पे कहा जाए तो सारा भार जो है आम जनता के ऊपर डालने वाली बात होगी। आप सीधे तौर पे अगर दाम बढ़ता है तो उसका नुकसान तो आम जनता को ज्यादा है कंपेयर टू जिन लोगों के पास पैसे ज्यादा है। सर, ये हर साल होता है। बजट में एक हिस्सा वित्त मंत्री सदन को ये भी सूचित करती हैं कि कितना टैक्स सरकार ने माफ किया, जो वो रिकवर नहीं कर पाए अलग अलग मदों में। जब हम उस आंकड़े को देखते हैं तो क्या इस तरह से तुलना करना ठीक होगा कि सरकार अपनी टैक्स रिकवरी पर अगर ध्यान दे, जो उसको हर साल माफ कर देना पड़ता है, तो उसे इस तरह इतना डिपेंड ना होना पड़े पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज या वैट के लिए? और मैं सेंटर के साथ स्टेट्स की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, देखिए, दो चीजें। एक तो है कि मतलब उस पे बात जरूर ये है कि रेवेन्यू फॉरगॉन, जिसमें मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। उससे पहले सिंपली ये जो ऑब्सेशन है ना फिस्कल डेफिसिट से, जो हर सरकार, और इसके लिए मैं इस सरकार को सिर्फ जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, सारी सरकारों का एक ये है कि अपनी जितनी उनकी इनकम है उससे एक लिमिट के बियॉन्ड खर्च नहीं करना चाहिए। आप इस समय में भी देख लीजिए, जब ये स्थिति है कि आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, आप उसमें खर्च करने की बजाय जो है आप फिस्कल डेफिसिट मैनेज करने के टर्म्स में सोच रहे हैं। पहले तो वहीं पे गलती है, वही एक अपने आप में एक गलत चीज है। जब आपको जरूरत है यहाँ पे डिमांड बढ़ाने की तो आप वो ना करें, पहली बात तो वो। दूसरा ये कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो जहां तक टैक्स रेवेन्यू का सवाल है, आप अगर रेवेन्यू फोरगो कर रहे हैं, वो जो आपको मिल सकता था वो आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय जो है क्योंकि आपको फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करना है, आपके टारगेट मैच करना है, तो आप उधर फोरगो करके इधर जो है आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। और जहां तक स्टेट्स का सवाल है, देखिए, स्टेट्स के हाथ जो है वो बंद गए इस हद तक कि इवन इफ सेंटर जो है अपना फिस्कल डेफिसिट के लिमिट क्रॉस करती है ना, स्टेट को वो अलाउ नहीं कर रही है। स्टेट के डेफिसिट, स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है वो क्लियरली लिंक टू उसके टैक्स से ही है, और उसमें अगर आप टैक्स के जो रेवेन्यू है वो शेयर ना करें तो उनका तो खर्चा और भी कम हो जाएगा। तो मैं स्टेट्स को उतना ब्लेम इस मामले में नहीं करूंगा जितना केंद्र को, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंस का डिवोल्यूशन जिस तरीके से किया गया है आज के समय में, जिसमें फेडरलिज्म बिल्कुल ही ना के बराबर कर दिया गया है, वैसी स्थिति में मैं, अगर आप कहें ब्लेम किस पे जाता है, तो प्राइमरीली वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा। सर, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि स्टेट्स के पास में क्या कोई तरीका नहीं है, क्योंकि स्टेट्स भी अच्छा खासा ऑलमोस्ट सेंटर जितना वो वैट लेवी कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई तरीका नहीं है इसे मतलब किनारे रखने का या उसे थोड़ा राहत देने का? नहीं, बिल्कुल तरीका हो सकता है अगर सेंटर अलाउ करे। जैसे वो क्यों ये कर रहे हैं, मतलब अगर आप वैसे सोचें, उनके जितने प्रोग्राम्स हैं, मान लीजिए स्टेट लेवल जो इसमें आते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो भी गरीब लोगों के लिए अगर जो कोई प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं,
उसका खर्चा अगर आपको जबरन ये कहा जाए कि आपके रेवेन्यू से ही निकालना पड़ेगा, आप उनको थोड़ा सा छूट दे दीजिए। आप छूट दीजिए कि आप भी डेफिसिट रन कीजिए। आपको अगर जरूरत है आप आरबीआई से लोन ले सकते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, आप वहां छूट दे दीजिए ना। फिर ऑब्वियसली स्टेट्स के लिए ये उतना बड़ा मसला नहीं रह जाएगा। लेकिन आप उनके हाथ भी बांध दें और उसके बाद फिर उनको खर्च में, ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना। सर, क्या जिस तरह से जीएसटी फिलहाल काम कर रहा है, क्या उसकी एक बड़ी वजह है कि स्टेट्स पेट्रोल और डीजल को ना जीएसटी में देना चाहते हैं, ना वो उस पे वैट कम करना चाह रहे हैं? नहीं, दोनों चीजें जुड़ी हैं। वैसे अगर देखा जाए, आप सोच के देखिए, पूरा ये मुहिम खड़ी की गई कि जीएसटी एक रेवोल्यूशन है, एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, जो चीज माने हर एक जो सामान सामग्री यूज करते हैं उसके प्रोडक्शन में जाता है, वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये अपने आप में ही तो एक विडंबना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जीएसटी में नहीं है, बाकी सारी चीजें जीएसटी में है। पहली तो बात वो हुई। दूसरी हुई कि जीएसटी के इस चीज से जो हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के टैक्स लेवी करने का जो राइट्स है वो मोरलेस खत्म हो गया। मतलब उनके पास और कोई तरीका बचा नहीं है। वैसी स्थिति में ऑब्वियसली वो भी वही देख रहे हैं जहां जीएसटी के जो जीएसटी के दायरे के बाहर है, हम भी उसी किटी में से निकालें पैसे। मतलब सवाल, प्रॉब्लम वहीं जाके अटक जा रही है वापस। अब प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर चलते हैं जो उन्होंने 17 फरवरी को दिया था। हमने आपको सुनाया भी था, फिर से सुनिए। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. Now, it is our collective duty to work towards clean and green source of energy, reduce energy dependence. Our government is sensitive to the concerns of the middle class. क्या भारत में आज तेल इसलिए महंगा है क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने विदेश पर निर्भरता नहीं घटाई? और क्या जैसा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं, भारत पेट्रोल की जगह बिजली से चल सकता है? सर, एक सवाल हम पूछना चाहते हैं पीएम के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने हिंट किया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भारत में इंपोर्ट डिपेंडेंस घटाने पर काम नहीं किया, इसलिए भारत में एक तरह से निर्भर आज मिडिल क्लास पे बोझ पड़ रहा है। और दूसरा, नितिन गडकरी हैं, वो ये कहते हैं कि इसलिए कि हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक को पुश कीजिए और आपको रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। हम इन दोनों बयानों की असलियत समझना चाहते हैं। क्या ये बात वाकई में सही है कि आप इंपोर्ट डिपेंडेंस घटा सकते थे और पहले की सरकारों ने गलती की और इसको बाद में करेक्ट किया जा सकता है? वन। दूसरी चीज हम समझना चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल्स की बात जो कहना जितना आसान है, उसको करने में किस तरह की चुनौतियां आएंगी? देखिए, अगर हम इसको देखते हैं, जहां तक की बात के पहले जितने प्रयास होने चाहिए थे नहीं हुए, अब उसको तमाम नजरिए से आप देख सकते हैं। ये है कि अब मेरा ये मानना है कि भारत की जो जियोलॉजी है उसके अंदर जितना प्रकृति ने या तो आपको बहुत तेल दिया, जितना सऊदी अरब और ईरान को दिया है, या आपको कम दिया है। भारत को जो तेल दिया है प्रकृति ने वो बहुत कम है। और अगर ठीक है जितना है उसके लिए अगर हम और प्रयास करते, खासतौर से गहरे समंदर में, बंगाल की खाड़ी में और केरला कोंकण में और गुजरात के नीचे दक्षिण गुजरात में और इसके अलावा बॉम्बे हाई के आसपास, तो शायद हमको और थोड़ा तेल मिल सकता था। लेकिन उसके बावजूद अगर वो मिलता भी तो भंडार कुछ मिलते भी, लेकिन उसके बावजूद हमारी निर्भरता में हो सकता है 2 या 3%। तो मेरा मानना है कि अगर तेल के भंडार और मिल भी जाते या मिल भी जाएंगे, उसके बावजूद पे आयात पर निर्भरता हमारी कम नहीं हो पाएगी, बल्कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले 20 साल में, आज हम 50 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उपभोग कर रहे हैं, आने वाले समय में भी ये बढ़ के 90 लाख बैरल होने वाला है। 20 साल के अंदर हम 90 लाख बैरल प्रतिदिन तेल की खपत भारत में होगी और 90% उसका इंपोर्ट होगा, आयात होगा। तो आने वाले समय में आयात पर निर्भरता कम हो जाए। प्रयास है, बहुत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि उसमें सफलता मिल पाएगी, थोड़ा बहुत मिल जाए, 1% 2%, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसकी मुख्य वजह यह है कि आने वाले समय के अंदर तेल की खपत भारत में, अगर भारत को 8%, 10% की गति से प्रगति करनी है, जीडीपी
8% 10% के हिसाब से आपको बढ़ाना है, जिससे बेरोजगारी खत्म हो जाए, संपन्नता बढ़ जाए, गरीबी खत्म हो जाए, तो आपको 10% ग्रोथ रेट चाहिए। अगर 10% ग्रोथ रेट आपको, तो आपको और चाहिए। अपने साधन कम है, हमको आयात ही करना पड़ेगा। अगर आपको संपन्नता चाहिए और ग्रोथ चाहिए तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है बजाय इसके कि और तेल को आयात करें और ये आयात पर निर्भरता बढ़ेगी। दूसरी बात, जहां तक आपने वैकल्पिक ऊर्जा की करी, उसका देखिए बड़ा स्पष्ट है। बिजली की गाड़ियां, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है और भारत भी जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बिजली का उत्पादन कहां से होगा? बिजली अपने में ऊर्जा नहीं होती। बिजली का उत्पादन करने के लिए आपको ईंधन चाहिए। या तो वो ईंधन कोयला है, जो कि भारत में आज है, ज्यादातर भारत में 67% बिजली का निर्माण कोयले से होता है, या आप उसका निर्माण जो है वो एटॉमिक पावर से करें, या पानी से करें जिसको हाइड्रो पावर बोलते हैं, या फिर आप सौर ऊर्जा से करें। अब सौर ऊर्जा में इसकी एक अपनी सीमा होती है। आज बर्फ पड़ गई, ठंडक हो गई, हम अमेरिका में देख रहे हैं तमाम जो पवन ऊर्जा के जो टरबाइन थे वो ठप हो गए क्योंकि उनके ब्लेड्स पर बर्फ पड़ गई है, तो वो चल ही नहीं पा रहे। सौर ऊर्जा का भी वही हाल है, इतनी बर्फ पड़ गई कि सूरज नहीं दिख रहा, तो सौर ऊर्जा कहां से आएगी? तो सौर ऊर्जा पे खाली निर्भर तो हम नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि कुल मिलाकर के वैकल्पिक ऊर्जा में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो वैकल्पिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा होगी, न्यूक्लियर पावर होगी, लेकिन इस सब की हिस्सेदारी भारत की जो ऊर्जा की टोटल जो टोकरी है, बास्केट है, या जिसको हम लोग अपनी भाषा में एनर्जी मिक्स बोलते हैं, उसमें सब हिस्सेदारी बढ़ते बढ़ते हमको 20 से 25 साल लगेंगे। ये जो 20 साल का सफर है, इसमें हमको और चाहिए, इसमें हमको और तेल चाहिए, इसमें हमको और प्राकृतिक गैस चाहिए, और ये सारी की सारी फॉसिल फ्यूल है। अगर हमको 10% ग्रोथ रेट चाहिए, गरीबी खत्म करनी, बेरोजगारी खत्म कर, इसमें संपन्नता लानी, भारत को विकसित देश बनाना, ये तेल से ही बनेगा और प्राकृतिक गैस से बनेगा। अब हमारी दुविधा ये है कि एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से बिजली आ जाए, लेकिन बिजली के लिए तो यही चीजें चाहिए। एटॉमिक एनर्जी का एक पावर प्लांट लगाने में 8 साल लगते हैं और अगर बहुत पैसा खर्च होता है। और सौर ऊर्जा विकल्प है, लेकिन 100% विकल्प नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी हमको कोयला और चाहिए, हमको तेल और चाहिए, हमको प्राकृतिक, जिससे कि हम बिजली का निर्माण कर सकें और उस बिजली से हम वाहन चला सकें। तो ये जो सारे सॉल्यूशन बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनके आगे प्रश्न चिन्ह बहुत बड़े बड़े हैं। कच्चा तेल महंगा होगा, आज जितना है उससे भी ज्यादा होगा, लेकिन क्या पेट्रोल और डीजल की यही कीमत रखना जरूरी है? क्या इस तरह से टैक्स लगाकर टैक्सेशन की भावना के अनुरूप काम किया जा रहा है? ये भी सुनते जाइए कि एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं। विचार के लेवल पे ये चीज कैसे होती है? टैक्सेशन का जब विचार आया होगा, जब भी ये बात हुई कि सरकार टैक्स लेगी और टैक्स से विकास करेगी, तो उस विचार में क्या था? टैक्स किस तरह से, उसकी कल्पना किस तरह से की गई थी? क्या वो इस तरह थी कि पेट्रोल की तरह एक वाइड स्प्रेड टैक्सेशन हो जो हर किसी को देना पड़े, या उसके विचार में कुछ ऐसा था कि जहाँ पे ज्यादा धन है उनसे ज्यादा लेकर के ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेके विकास में ज्यादा लगाया जाए? क्या बिल्कुल ठीक विपरीत था। टैक्सेशन का हमेशा ही एक टैक्सेशन का औचित्य ही इसी के लिए है कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत इनइक्वालिटी है, गैर बराबर अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसी स्थिति में टैक्सेशन उसको कुछ हद तक कम करने की कोशिश कर सकता है। तो जिनके पास बहुत ज्यादा है उनसे आप टैक्स लेके एक कॉमन पब्लिक प्रोविजनिंग, चाहे वो हेल्थ का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, ये तमाम अदर सोशल सेक्टर जो खर्च है उसको वहां से निकालें। तो किसी तरीके से एक कहें तो एक रॉबिन हुड टाइप का एक एक्टिविटी है, आप अमीर लोगों से पैसे ले रहे हैं और सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये डायरेक्ट टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेशन टैक्स हुआ, मतलब जितने टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, जिस टैक्स की हम और आप अभी बात कर रहे हैं पेट्रोल का, वो ठीक इसके विपरीत है। इसलिए अर्थशास्त्र में इसको रिग्रेसिव कहते हैं कि प्रोग्रेसिव होना चाहिए हमेशा टैक्सेशन। ये ठीक उल्टा करता है। ये 1 रुपए में जो आप खर्च करते हैं, गरीब व्यक्ति के पास जितना पैसा है वो ज्यादा टैक्स दे रहा होता है सरकार को कंपेयर टू अंबानी। अगर आप सेम ही चीज अगर खरीद रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास कम इनकम है, लेकिन अगर मैं पेट्रोल खरीद रहा हूं तो पैसे तो सेम ही दे रहा हूं ना जो आप दे रहे होंगे। तो इसीलिए उसको रिग्रेसिव कहा जाता है कि आप गरीब लोगों से ज्यादा टैक्स ले रहे हैं,
सेम कमोडिटी के लिए कंपेयर टू जो अमीर लोग हैं आपके देश में। तो टैक्सेशन इसके ठीक विपरीत लॉजिक से आया था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का, और ये हमारे देश में काफी समय से ये हो रहा है, करीब 2 दशक से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो औसत है वो डायरेक्ट टैक्सेस के बनिस्बत बढ़ता ही जा रहा है। तो बहुत ही गलत और बहुत ही रिग्रेसिव दिशा में चीजें जा रही हैं। नेताओं के बयानों पर मत जाइए। आज जो पेट्रोल के पैसे से विकास कर रहे हैं वो, और जो भाव पर कपड़े फाड़ रहे हैं वो भी एक ही किताब से सारे नारे जुमले निकालते हैं। सही जानकारी रखिए और सख्त सवाल पूछिए। इस प्रक्रिया में ये हमारी तरफ से आपको योगदान था। कल फिर मिलेंगे। शो यहाँ पर समाप्त होता है। आखिरी में एक निवेदन है, हमारी नई पेशकश और नारी शो को लेकर इस दुनिया को औरतों की नजर से देखने की, उनकी बात करने की हमारी एक पहल। इसे देखने के लिए आपको और नारी के यूट्यूब या फेसबुक पेज पर जाना होगा, यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। बाकी हम तो आपसे लगातार मुखातिब होते ही रहेंगे। अपना और अपनों का बेहतर ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। 17 फरवरी की दोपहर करीब 3 बजे एक ही परिवार की 3 लड़कियां जानवरों के लिए चारा लाने के लिए बोलकर घर से निकली खेत की तरफ। इनका खेत घर से करीब आधा किलोमीटर दूर था। शाम 6 बजे तक लड़कियां घर नहीं पहुंची तो घर वाले उन्हें खोजने निकले। 7 बजे के करीब 3 लड़कियां खेत में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों में से एक लड़की के पिता ने सबसे पहले तीनों को देखा था। उन्होंने मीडिया को बताया कि लड़कियों के गले में दुपट्टा बंधा हुआ था और उस दुपट्टे की गांठ में उनके हाथ भी फंसे हुए थे। तीनों में से एक लड़की की मां का कहना है कि लड़कियों के मुंह से झाग भी निकल रहा था। परिवार वालों को जैसे ही लड़कियां मिली तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उसके बाद उन्नाव जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 लड़कियों को मृत घोषित कर दिया। एक लड़की की हालत बहुत गंभीर थी। उसे शुरुआती इलाज देकर रात में ही कानपुर के रिजेंसी अस्पताल ले जाया गया। ये लड़की अभी भी इस अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।